हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अभिजीत है और मैं आज आप लोगों को क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, तो जो इसका पहला वर्ड मैटर्स है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो मैटर की सबसे पहले डेफिनेशन जान लीजिए, ये पूछा जाता है आपकी क्लासेस, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, इसमें हम जो भी लिखने जा रहे हैं, आप पेन कॉपी उठाइए, सब कुछ लिखते जाइए, आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, आपको सब कुछ आ जाएगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। तो मैटर वो कोई भी चीज है जिसका कोई स्पेस होता है और कोई डेफिनेट मास होता है, उन सबको आप मैटर कहते हैं। ठीक है, आसपास की हर चीजें मैटर है, पेन पेंसिल टेबल चेयर एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, बट सम थिंग्स लाइक लव अफेक्शन हेट्रेड एंगर सैडनेस थिंकिंग थॉट, दिस ऑल आर नॉट मैटर्स। ठीक है, इन सब का मैटर नहीं कहेंगे क्योंकि ना तो इनका कोई स्पेस है ना तो कोई इनका मास है। ये आपके एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैटर तो हमने कह दिया। अब यहाँ पे दो थिंकिंग्स आ रही थी। पहली बात, जो हम लोग के इंडियन स्कॉलर्स थे उन लोगों का ये मानना था कि मैटर को आप 5 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी। लेकिन ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, इसे डिस्कार्ड कर दिया गया, इसे भुला दिया गया। जो सेकेंड चीज थी उसमें ये कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन डिवाइड मैटर। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पर आप जब जाते हैं तो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन तीन में आप इसे बांट, जो कि इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप सबसे पहले मैटर। अब मैटर में मेन बात ये आती है कि इसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है। इस चीज से बना भी हुआ है या तो एज अ होल है। तो साइंटिस्ट के दो थिंकिंग्स थे, या तो कहते थे कि एज अ होल जैसे दिख रहा है वैसे ही, एज अ ब्लॉक जैसे दिख रहा है वैसे ही है। कोई किसी का मानना था कि कुछ चीजों से बना हुआ है, कुछ स्मॉल पार्टिकल से बना। जो सेकेंड थ्योरी थी वही बेस्ट थी, उसी को माना गया। ठीक है, अब तो कहा जा रहा है जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्टिकल से बना हुआ है, इसके लिए छोटा सा प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हम लोग के एनसीईआरटी की बुक में, उसे थोड़ा देख लिया जाता है। देखिए, ये एक बीकर है। इस बीकर में हम लोगों ने वाटर भरा, एक लेवल था, उस लेवल को मार्क कर दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। अब देखिए, इसमें ना कुछ सॉल्ट ऐड किया गया। ठीक है, ये सॉल्ट ऐड कर दिया गया इसमें। अब ये सॉल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इन सब के बीच में स्पेसेस हैं। तो जब इसको डिसॉल्व किया गया इस ग्लास रॉड से, तो क्या हुआ कि ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे इन्हीं स्पेसेस के बीच में जाके इकट्ठा हो गए। तो इससे हुआ ये कि जो वाटर का मार्क था वो बढ़ा नहीं। तो ये क्या शो कर रहा है, अगर ऐसा होल होता तो जरूर वाटर का मास, जो वाटर का जो लेवल था वो बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन एज अ होल नहीं होता। इससे प्रूव हो गया हम लोग का कि पार्टिकल नेचर होता है मैटर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसे ये बताने के लिए कि कितने टाइनी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। तो ये जान चाहिए कि पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट दे रखा हुआ है। आप एक बीकर ले, उसमें 100 ml वाटर ले लीजिए। ठीक है, अब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 कहते हैं इसे। ठीक है, ये है KMnO4। ठीक है, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसका आप लिख लीजिए यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसे डाला तो एक पर्पल कलर आ जाता है बीकर में, बीकर में पर्पल कलर आ जाता है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब किसी कंसंट्रेशन को कम करना। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए कैसे कम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ का हम लोग इसमें से 10 ml पानी ले रहे हैं, 100 ml सोल्यूशन था, 10 ml इसमें से ले लिया हम लोग सोल्यूशन का। फिर हम लोग 90 ml वाटर लिया, उसमें 10 ml को इसमें डाल दिया। ठीक है, अब ऐसे ही करते 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 तो देखेंगे कि जो फेड हो रहा है। ठीक है, सब्जी का कलर फेड होने जा रहा है, फेड होते जा रहा है, लेकिन कलर रह रहा है। जो कि क्या शो कर रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हम उन्होंने डाले थे वो कुछ टाइनी पार्टिकल से बने हुए थे, और अब वही पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ वहां पानी में चले जा रहे हैं। फिर जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स नेचर होता तभी तो कम हो रहा है कुछ पार्टिकल्स, और फिर बाद में फेड हो रहा है कलर, लेकिन कलर रह रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि पार्टिकल नेचर ही होता है मैटर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल तो हमने कह दिया मैटर पार्टिकल्स है। अब जो पार्टिकल्स है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला तो देखिए, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तीन तो हमने पहले वाले से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोग को दिखता तो है नहीं। आप देखेंगे वो वाटर का दिखता है, पार्टिकल्स दिखता है,
दिखता है तो है नहीं आपको नेगेटिव से, बाकी सब तो देखेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है तो आपको दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन, तो दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से क्लैरिफाई हो चुका था, क्योंकि देखिए वाटर का लेवल मार्क था, हमने और चीनी डाला और नमक डाला, वाटर का लेवल राइज नहीं किया डिसॉल्व होने के बाद भी, क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट था इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं उसे, उनके बीच में जाके कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, तो इसके ऊपर काम किए एक साइंटिस्ट है हम लोग के रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1827 में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक थ्योरी दिया उन्होंने, उसका नाम रखा गया ब्राउनियन मोशन, उनके नाम पे रखा गया। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि जब कोई वाटर का सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ग्लास में एक बियर कुछ उन्होंने सैंपल लिया वाटर का, उसमें उन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाला, जब उन्होंने पॉलन ग्रेन्स डाला तो देखा कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा कि जिगजैग मोशन उसमें दिखा रहा था पॉलन ग्रेन्स का, जो कि उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो वाटर्स थे वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने थे और वो लोग कॉन्स्टेंटली मोशन में थे, कॉन्स्टेंटली मोशन में थे, और सब हो क्या रहा था, वो बार बार पॉलन ग्रेन को हिट कर रहे थे, पॉलन ग्रेन इसी से जिगजैग मोशन शो करने लगा, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया दैट कंडीशनल मोशन। अब इसके ये पॉलन ग्रेन वाला एग्जांपल था, जब एनसीईआरटी में देखा है। अब एक और चीज, आप एक और एग्जांपल देखेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए कैसे, यहाँ पर दो गैस डाली, एक में ब्रोमीन वेपर डाला जिसका कलर रेड ब्राउन, ठीक है, फिर एक ऊपर से एक और गैस डाल दिया जो कलरलेस, जो गैस में एयर है। अब जो इसको लिड हटा देंगे जो हम लोग, तो फिर देखेंगे कि ऊपर का कलर जो पहले कलरलेस था वो अब रेड ब्राउन होने लगा, क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर थे वो कुछ पार्टिकल से बने हुए, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए थे, उनका कलर रेड ब्राउन था, अब वो जाके डिफ्यूज कर गए, जाके एयर में चले गए, कांस्टेंटली, क्योंकि मूविंग थे, कांस्टेंट दे वर इन द मोशन, ठीक है। और इसको कैसे डिफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब दो टर्म हम लोग को और पढ़ने हैं, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी। अब फ्लूइडिटी और रिजिडिटी क्या होता है अभी देख लीजिए, आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ सॉलिड, मान लीजिए आपने पेन डाल दिया सॉलिड, अब आप क्या करेंगे, उस सॉरी आइस क्यूब से आप देखेंगे, ठीक है। अब उस आइस क्यूब को आपने अगर आपने टेबल पे उड़ेल दिया, ठीक है, टेबल पे ऐसे गिरा दिया आपने, तो क्या देखेंगे, ऐसा होल कॉम्पैक्ट पूरा ऐसे गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि सॉलिड है वो, और सॉलिड क्या है, रिजिड है, फ्लो नहीं करता है पानी की तरह। जैसे देखिए पानी की ग्लास लीजिए, उसे टेबल पे उड़ेलिए, तो क्या देखेंगे, फ्लो करने लगेगा, क्यों? क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, दे कैन फ्लो इजीली। और गैस तो भाई पूरा सबसे बेस्ट फ्लूइडिटी में दिखता है, पूरा गैस कहीं में रखेंगे पूरा कवर कर लेगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा, इसमें फ्लूइडिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो रिजिडिटी, फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, जो कि सॉलिड्स में नैनो मतलब जीरो होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं मैटर को इस बार। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीज हुआ। अब हम लोग इसके बीच की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उस प्रॉपर्टीज पढ़ने के देखिए हम लोग बहुत सा टेबल आपके लिए बनाया मैंने, इसमें देखिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब देखना है सॉलिड में कितना उसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड में और गैस में कैसे उसकी प्रॉपर्टी है, बस ये देख रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जैसे हम जानते हैं हमेशा फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, तो इसका यस कर देंगे, फिक्स शेप भी है एंड फिक्स वॉल्यूम भी है। देखते हैं यहाँ पेन पेंसिल इसका फिक्स्ड है, वॉल्यूम इसका फिक्स है, शेप भी फिक्स है, बदल नहीं सकते, बदलने के लिए कंप्रेस, स्ट्रेच ये सब करना पड़ेगा, लेकिन एज अ होल इट्स फिक्स्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग, लिक्विड में फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। पानी एक लीटर लेंगे तो भाई 1 लीटर पानी रहेगा, एक ग्लास में डालेंगे तो उसका जितना मतलब है, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर को भर लेगा। तो इसमें भी ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब गैस के तो गैस का ना कोई फिक्स शेप है और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें आप लिख देंगे नो। अब इसमें कह रहा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी उस प्रोसेस को कहते हैं जब किसी चीज को कंप्रेस करें, कितना कोई चीज कंप्रेस हो सकती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बताती है। तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। पानी लीजिए उसे कंप्रेस कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो पत्थर उसे कंप्रेस कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अब देखिए गैस कंप्रेसिबल है, ठीक है। अब डेंसिटी की बात आती, तो देखिए सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी मैक्स, ठीक है। लेकिन लिक्विड की थोड़ी सी सॉलिड से कम होती है, ठीक है ना, तो लेस देन सॉलिड। और गैसेस की डेंसिटी एकदम लो होती है, ठीक है ना, तो मिनिमम, लोएस्ट, ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी ऑफ फिलिंग द कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड आप अगर इस पेन को बीकर में डालेंगे तो जितना इसका है एरिया, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही कवर करेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे बीकर को कवर कर लेगा। तो इसमें नॉट प्रेजेंट, तो नो लिख देंगे।
अब लिक्विड में आएंगे, लिक्विड का भी भाई सेम केस है। अगर एक गिलास पानी है उसे एक टंकी में डाल देंगे, जितना एक गिलास पानी है उसका जितना एरिया रहेगा, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही कवर करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर को पूरा भर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सिस्टम में नो, इसमें भी हो जाएगा। गैसेस में यस, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, वो पूरे कमरे में भर जाएगा, वो पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं रिजिड एंड फ्लूइड की बात करते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि सॉलिड रिजिड है, ठीक है, तो सॉलिड रिजिड, और लिक्विड है फ्लूइड, ये भी फ्लूइड में आता है क्योंकि सॉलिड रिजिड है, लिक्विड और गैस फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन क्या था? यहाँ पे डिफ्यूजन हमने क्या समझा कि जो पार्टिकल्स थे यहाँ वहां वहां यहाँ चले आए, यहाँ पे जो विंड का पार्टिकल्स उधर चला गया, कलर कर दिया। अब देखिए, तो ये सॉलिड में पॉसिबल ज्यादा नहीं है, बहुत ही लो होता है, मिनिमम, लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, सबसे कम होता है। क्यों? देखिए, अब दो पत्थर को एक साथ रख देंगे तो ऐसा नहीं कि इसका मटेरियल उसमें चला जाएगा, उसका मटेरियल इसमें आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन सॉलिड डिफ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। कैसे? आप अगर किसी ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख देते हैं और बहुत दिन उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उससे फिर मिटाने आप बनाएंगे तो मिटाने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो उस ब्लैक बोर्ड के अंदर जाके डिफ्यूज कर गए। इसी तरीके से एक एग्जांपल और है, अगर आप किसी दो मेटल्स को बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रखेंगे और बहुत ज्यादा लंबे टाइम छोड़ देंगे तो वो भी कुछ एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कुछ मेटल्स के कुछ आयंस, कुछ एटम्स के डिफ्यूजन हो जाते हैं जिसके बीच में, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिफ्यूजन वहां भी दिखाता है, ठीक है, लेकिन लीस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका हम पढ़ रहे हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है। लिक्विड में लेस देन गैस, गैसेस से कम होती है, इसमें भी डिफ्यूजन होता है लेकिन गैसेस से थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड से ज्यादा, गैसेस से कम। गैस में मैक्सिमम होता है, ठीक है। गैस में डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, यहाँ वहां यहाँ भागते पूरा अपना कवर कर लेते हैं, तो पूरा कंटेनर ही कंप्लीटली फिल कर देते हैं और डिफ्यूजन तो दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे बढ़िया दिखाते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये भाई सवाल उठता है कि मैटर है, इतने सारे अलग अलग क्यों बांट गया, सॉलिड क्यों हो गया, लिक्विड क्यों हो गया, गैस क्यों हो गया, ठीक है। इस बात पे आते हैं हम लोग। तो इससे पहले आने से हम लोग एक चीज, इससे आने से पहले एक चीज और जानते हैं हम लोग, आपके दिमाग में जरूरी उठ रहा होगा सवाल कि रबर बैंड, उससे तो आप कंप्रेस कर सकते हो, उसे एक्सपैंड कर सकते हो, उसे कर सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी नो है उसमें, ना से कंप्रेस कर, ना उसमें कुछ मतलब रिजिड है, रिजिड है, यहाँ पे रिजिड पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजिड क्या मतलब सॉलिड हो, उससे अपना उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन रबर बैंड के केसेस में आपने देखा होगा ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे कि तो फिर तो सॉलिड में नहीं आना चाहिए, लेकिन देखिए वो उसकी इलास्टिसिटी है, वो एक्सपैंड कर इलास्ट कर रहा है, इलास्टिसिटी दिखा रहा है, लेकिन वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, इसलिए वो सॉलिड कहलाएगा, ना कि कुछ और, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आएंगे, फिर आप देखेंगे कि मतलब जो नमक होता है वो पूरे कंटेनर में भर जाता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है, जितने में डालो उसके साइज का शेप रहता है, जबकि हमने ये पढ़ा कि सॉलिड का फिक्स शेप होता है। तो देखिए बात ये है कि जो इंडिविजुअल सॉलिड पार्टिकल, इंडिविजुअल शुगर पार्टिकल्स है, क्रिस्टल्स है, उन लोग का डेफिनेट शेप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, वो तो अपना इक्विलिब्रियम जितना उनका शेप उतना ही कर रहे हैं, जितना उनका वॉल्यूम उतना ही कवर कर रहे हैं, तो वो कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आप मत सोचिए यार, ठीक है। अब आप आते हैं फोम पे भी आप आते हैं, ठीक है। फोम आप कहेंगे कंप्रेसिबल है, क्यों? तो दबा देते हैं आप, लेकिन देखिए उसमें बात यह है कि फोम के अंदर कुछ कुछ होल्स होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, इसके अंदर हवा होता है, ठीक है। अब क्या उसे कंप्रेस करते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, इसे कंप्रेसिबल हो जाता है, लेकिन हमने तो पढ़ा भाई सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, तो आपको समझ तो आ गया ना कि क्यों हमने कहा ऐसा, कंप्रेसिबल वो नहीं है, बस है क्या, तो इसके अंदर टाइनी पोर्स हैं, अब जो उसे दबाया जा रहा है तो हवा बाहर निकल जा रही है, उसके अंदर हवा भर दो टाइनी पोर्स की वजह से, और तो वो निकल जा रहा है बाहर, तो बस इससे मत समझिएगा तो कंप्रेसिबल है, ठीक है। तीन एग्जांपल्स हैं स्टडी बुक में दे रखा है, तो इससे आपको मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है हम लोग, अब ये जैसे हमने कहा था व्हाई सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों आ रहे हैं भाई, तो देखिए तीन मेन पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बिटवीन देम प्लेज अ वाइटल रोल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया आपके मैंने, देखिए ये सॉलिड का डायग्राम, देखिए पार्टिकल्स कैसे अरेंज है, लिक्विड में देखिए कैसे अरेंज है, गैसेस में देखिए, तो आप सॉलिड में देखिए क्या देख रहे हैं, देखिए बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है, स्पेसेस इन बिटवीन देम इज लीस्ट, इसमें तो ज्यादा है सॉलिड से, इसमें सबसे कम है, ठीक है। ये गैसेस है, ये गैस है, ठीक है। तो देखिए अब
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से गैसेस में कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों को दिखने लगती है? देखिए, डेंसिटी लो हो जाती है, ठीक है, फिक्स ना शेप रहता है ना फिक्स वॉल्यूम में रहता है, कंप्रेसिबल हो जाता है, फ्लूइड में आ जाता है और डिफ्यूजन मैक्स हो जाता है। तब आपको अब समझ आ रहा होगा कि क्यों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एक वाइटल रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट इस पे आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन देम। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए सॉलिड्स में सबसे मैक्सिमम सबसे क्लोज रहते हैं, पैक्ड है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो देखिए इसी वजह से डिफ्यूजन मिनिमम हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स छोड़ता ही नहीं कि आप जाए कहीं और। इसी वजह से सॉलिड रिजिड हो जाता है, इसी वजह से सॉलिड का डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, इसी वजह से कंप्रेसिबल नहीं रहता है, इसी वजह से फिक्स वॉल्यूम है, कंटेनर इसी से नहीं पूरा भरता है। आपको अब समझ आ रहा होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अलग अलग है सब में, सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अलग है, जिसके बेसिस पे उन लोगों की अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है। इस चैप्टर में हमने उसको देखा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स आता है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, उस पार्टिकल्स के अंदर यहाँ वहां मोशन करने के लिए कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। अब उस एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो उनकी देखिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएगा, जैसे गैसेस में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें देखिए क्या क्या चेंज आ जाता है, बस उसकी ज्यादा हो जाने की वजह से उसके कोई फिक्स शेप नहीं आता, यहाँ वहां भागता रहता है, यहाँ वहां भागता रहता है, ठीक है। कंप्रेसिबल हो जाता है, कंप्रेस, ये तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी वजह से नहीं होती है कि वो कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर डेंसिटी एकदम मिनिमम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो, ठीक है। अब फिर देखिए कैपेबिलिटी ऑफ फिलिंग द कंटेनर कंप्लीटली, इसी वजह से गैस की ये मतलब कंटेनर पूरा कंप्लीटली भरने की कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, इसी वजह से बस। डिफ्यूजन तक भी इसी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ कोलाइड करते हैं, यहाँ वहाँ मतलब मिक्स हो जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ये बस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो आपने क्या समझा, इन तीन चीजों की वजह से सॉलिड लिक्विड गैस नाम की तीन चीजें हमको अलग अलग होंगी, और इसके हो जाने की कैसे प्रॉपर्टीज बदल जाती है आपने पीछे चार्ट में आपने देख लिया अच्छे से, कैसे अरेंज आती है देख रहे हैं। इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है, इनमें थोड़ा ज्यादा है, इनमें सबसे ज्यादा है, इसके क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसके में थोड़ा सा कम है और सबसे ज्यादा कम है। इसी काइनेटिक सबसे कम है, वाइब्रेट करते हैं ये लोग। लिक्विड सबसे मतलब ज्यादा नहीं होती है थोड़ी, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा मतलब वो आता है, और फिर मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाने की वजह से काइनेटिक इन लोग की है, तो वाइब्रेट नहीं, थोड़ा सा फ्लो भी करते हैं, मूवमेंट्स रहता है। गैसेस में मैक्सिमम यहाँ फ्लो करता है। अब नेक्स्ट चीज पे अगर हम लोग आते हैं, तो उसमें यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन स्केल होते हैं हम लोग के, फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो ऐसा यूनिट जो होती है केल्विन की, हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि मतलब फिक्स है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो आपको वही यूनिट मिलेगी टेम्परेचर की, तो वो है केल्विन। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला दे रखे हुए, इन फॉर्मूला का हमने कैसे मतलब देख कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए देखिए जाए, तो देखिए जो केल्विन है, वो केल्विन स्केल पे कोई भी टेम्परेचर अगर देखिए सेल्सियस स्केल पे कोई टेम्परेचर हो, ठीक है, और कहा जा रहा है कि उसको आप केल्विन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे देखिए। तो केल्विन स्केल में उस टेम्परेचर को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 273 से उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में सब समझ आएगा। देखिए कह रहा है कन्वर्ट करिए 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। देखिए केल्विन स्केल पे टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस 35, सिंपल सा था, ये 8 हो गया, 0 308 केल्विन, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज ये आ रही है कि सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इनके बीच में भी रिलेशन है। अब देखिए उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, C इक्वल होता है 5/9 इनटू F - 32 एक ब्रैकेट में। तो इसको कैसे करते हैं ये भी थोड़ा देख लिया जाए। फ़ारेनहाइट में हम लोग मान ले रहे हैं टेम्परेचर, हम लोग 100 मान ले रहे हैं, ठीक है ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब कैसे सेल्सियस के लिए बदलिए, तो देखिए कैसे बदलेंगे हम लोग। सेल्सियस के लिए बदलने के लिए 5/9 इनटू F, तो F यहाँ पे 100 में है और -32 कर देंगे, सिंपल सा है। 5/9 इंटू 100 करेंगे तो 40 60 68 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे इंटू करके तो ला देंगे तो उतना डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में भी है, सिंपल सा, इसमें भी कितनी आपको 100 डिग्री सेल्सियस को कह रहा है बदलने के लिए, तो देखिए तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 100 प्लस 32, यहाँ से ये 20 तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। सिंपल सा था, कन्वर्जन आपको समझ आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग को एक बात और जानना है, जैसे कि तीनों स्केल अलग अलग हैं, ठीक है, तीनों स्केल अलग अलग होने की वजह से जो हम लोग कुछ फेनोमेनन्स देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब देखते हैं ना हम तीनों चीजें, तो
तो इन तीनों चीजों की वैल्यू भी अलग अलग आती है हर स्केल पे। देखिए केल्विन स्केल पे कोई चीज बॉयल कितने टेम्परेचर पे होगी, सो आप एकदम नोट बना के एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा 373 केल्विन पे कोई भी चीज बॉयल होगी। अब जनरली हम लोग क्या सुनते हैं, सेल्सियस स्केल में सुनते हैं, तो वो हम लोग हैबिचुअल है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे केल्विन में 373 हो गया। कैसे आया, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे था सेल्सियस स्केल में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उससे हम लोगों ने केल्विन में कैसे 273 ऐड कर दिया, 273 प्लस 100 तो 373 आ गया केल्विन। तो आपको समझ आ गया कैसे हम लोग कैसे केल्विन स्केल बदलते हैं, समझ आ गया। अब इसी तरीके से फ़ारेनहाइट बदल सकते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का ही था, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो हमको ये समझ आ गया। अब देखिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का, तो इसमें होता है 273 केल्विन। क्यों 273 केल्विन, क्यों, क्योंकि सी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर सॉरी आई मीन वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ का 0 प्लस 273 केल्विन आ जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसकी स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे आपसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब आगे आते हैं तो फ़ारेनहाइट बता ही दे रहे हैं आपको, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों जान लिया कि क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया हमने, अब मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। लेकिन अब इन टर्म्स को भी जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो इसको और इसके बाद के आगे के सारे टॉपिक्स अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में दिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फायदा रहेगा, ठीक है। और आप कोई भी डाउट होता है इस वीडियो में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई भी कमी रहती होगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे एपिसोड्स मिलते रहे, आगे सब्जेक्ट के एपिसोड्स मिलते रहे। थैंक यू, बाय।